अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है। मेरा उम्र 22 साल है। ये एक कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं उन दिनों में गुजरात में रहता था। मेरे मकान के बगल में एक नया किराएदार रहने आया। उसका नाम गणेश था। वो किराए के मकान में अकेला रहता था। मेरी उम्र की ही थी, इसलिए हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो मुझ पर अधिक विश्वास रखता था, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी था और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था। वो एक निजी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था। उसके परिवार में केवल 3 सदस्य थे। उसकी माँ 41 साल की, बुआ यानी कि उसकी माँ की सगी ननद 35 साल की और उसकी कुंवारी बहन 16 साल की थी। वे सब उसके गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी करते थे। दिवाली की छुट्टियों में उसकी माँ और बहन गुजरात में 2 महीने के लिए आए हुए थे। नवंबर में उसकी माँ और बहन वापस गांव जाने की जिद करने लगे, लेकिन काम अत्यधिक होने के कारण गणेश को 3 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती थी। इसलिए वो परेशान रहने लगा। वो चाहता था कि किसी का गांव तक साथ हो तो वो माँ और बहन को उसके साथ भेज सकता है, लेकिन किसी का भी साथ नहीं मिला। गणेश को परेशानी में देखकर मैंने पूछा, क्या बात है गणेश, आजकल तुम ज्यादा परेशान रहते हो। गणेश ने कहा, क्या करूं यार, काम ज्यादा होने के कारण मेरे ऑफिस में मुझे अगले 3 महीने तक छुट्टी नहीं मिल रही है और इधर माँ गांव जाने की जिद कर रही है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई गांव तक किसी का साथ रहे तो माँ और बहन अच्छी तरह से गांव पहुंच जाएंगी और मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन गांव तक का कोई भी साथी नहीं मिल रहा है, ना ही मुझे छुट्टी मिल रही है, इसलिए मैं काफी परेशान हूं। मैंने कहा, यार अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकता हूँ और मेरा भी फायदा हो जाएगा। गणेश ने कहा, यार मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, अगर तुम मेरी परेशानी हल कर दो तो। लेकिन यार, तुम कैसे मेरी परेशानी हल करोगे और कैसे तुम्हारा फायदा होगा? यार, सरकारी दफ्तर के अनुसार मुझे साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो मुझे गांव या कहीं भी जाने का, आने जाने का किराया भी मिलता है और 2 महीने की पगार भी मिलती है। अगर मैं छुट्टी ना लूं तो 2 महीने की छुट्टी समाप्त हो जाती है और कुछ नहीं मिलता है। गणेश ने कहा, यार तुम छुट्टी लेकर माँ और बहन को गांव पहुंचा दो, इस बहाने तुम मेरा गांव भी घूम के आना। अगले दिन मैंने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दे दिया और मेरी छुट्टी मंजूर हो गई। गणेश ने साधारण टिकट लेकर हम दोनों को रेलवे स्टेशन पहुंचाने आया। हमने टीटी से विनती करके किसी तरह बर्थ की 2 सीट ले ली। गाड़ी करीब रात के 9 बजे पर रवाना हुई। रात करीब 11 बजे हमने खाना खाया और गपशप करने लगे। बहन ने कहा, भैया मुझे नींद आ रही है, और वो ऊपर के बर्थ पर सो गई। कुछ देर बाद माँ भी नीचे के बर्थ पर चादर ओढ़कर सो गई और कहा कि तुम अगर सोना चाहते हो तो मेरे पैर के पास सिर रखकर सो जाना। मुझे भी थोड़ी देर बाद नींद आने लगी और मैं उनके पैर के पास सिर रखकर सो गया। सोने से पहले मैंने पैंट खोलकर शॉर्ट पहन लिया। माँ अपने बाईं तरफ करवट करके सो गईं। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी उनकी चादर ओढ़कर सो गया। अचानक रात के करीब 2 बजे पर मेरी नींद खुली। माँ की साड़ी कमर के ऊपर थी और उनका हाथ मेरे पैंट पर था। यह सब देखकर मेरा मन विचलित होने लगा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं उठकर टॉयलेट करने चला गया। जब वापस आया, मैंने चादर उठाकर देखा कि माँ अभी तक उसी अवस्था में सोई थी। मैं भी उनकी तरफ करवट करके सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने उनकी साड़ी उठी हुई नजर आती। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आया। वहां 5 मिनट तक ट्रेन रुकी थी और मैं विचार कर रहा था कि क्या करूं। जैसे ही गाड़ी चली, मेरे भाग्य ने साथ दिया और हमारे डिब्बे की लाइट चली गई। मैंने सोचा कि भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। मेरा भी बाहर आ गया और गाड़ी के धक्के के कारण उसमें टच हो रहा था, लेकिन माँ की तरफ से कोई भी हरकत ना हुई। या तो वो गहरी नींद में थी या वो जानबूझकर कोई हरकत कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया। गाड़ी के धक्के से अंदर बाहर हो रहा था। एक बार तो मेरा दिल हुआ कि एक धक्का लगाकर पूरा का पूरा धकेल दूं, लेकिन तभी सवेरा हो गया। करीब सवेरे 6 बजे माँ ने उठाया और कहा कि चाय पिलो और तैयार हो जाओ, क्योंकि 1 घंटे में हमारा स्टेशन आने वाला है। मैं फ्रेश होकर तैयार हो गया। स्टेशन आने तक माँ बहन और मैं इधर उधर की बातें करने लगे। करीब 9 बजे हम गणेश के घर पहुंचे। वहां पर गणेश की बुआ ने हमारा स्वागत किया और कहा, नहा धोकर नाश्ता कर लो। हम नहा धोकर आंगन में बैठकर नाश्ता करने लगे। करीब 10 बजे बुआ ने माँ से कहा, भाभी जी, आप लोग थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, मैं खेत में जा रही हूँ और मैं शाम को लौटूंगी। माँ ने कहा, ठीक है, और मुझसे बोली, अगर तुम आराम करना चाहो तो आराम कर लो, नहीं तो बुआ के साथ जाकर खेत देख लेना। मैंने कहा कि मैं आराम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई है। मैं बुआ जी के साथ खेत चला जाता हूँ, वहां पर मेरा समय भी पास हो जाएगा। मैं और बुआ खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम लोगों ने इधर उधर की काफी बातें की। उनका खेत बहुत बड़ा था। खेत की एक कोने में एक छोटा सा मकान भी था। दोपहर होने के कारण आजू बाजू के खेत में कोई भी न था।
खेत पहुंचकर बुआ जी काम में लग गई। और कहा कि तुम्हें अगर गर्मी लग रही हो तो शर्ट निकाल लो, उस मकान में लुंगी भी है, चाहे तो लुंगी पहन लो और यहाँ आकर मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं मकान में जाकर शर्ट उतार दिया और लुंगी बनियान पहनकर बुआ जी के काम में मदद करने लगा। काम करते करते कभी कभी मेरा हाथ बुआ जी के टच होता था। कुछ देर बाद बुआ जी से मैंने पूछा, बुआ जी, यहाँ कहीं टॉयलेट करने की जगह है? बुआ जी बोली, मकान के पीछे झाड़ियों में जाकर कर लो। मैं जब टॉयलेट करके वापस आया तो देखा बुआ जी अब भी काम कर रही थीं। थोड़ी देर बाद बुआ जी बोली, आओ अब खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करके फिर काम में लग जाएंगे। अब हम खेत के कोने वाले मकान में आकर खाना खाने की तैयारी करने लगे। मैं और बुआ दोनों ने पहले हाथ पैर धोए, फिर खाना खाने बैठ गए। बुआ जी मेरे सामने ही बैठकर खाना खा रही थीं। खाना खाते समय मैंने देखा कि मेरी लुंगी जरा साइड में हट गई थी, जिस कारण मेरी लुंगी से आधा निकला हुआ दिखाई दे रहा था और बुआ जी की नजर बार बार मेरे पर जा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बीच बीच में उनकी नजर मेरे पर ही जा रही थी। खाना खाने के बाद बुआ जी बर्तन धोने लगी। जब वो झुककर बर्तन धो रही थी तो मुझे उनके बड़े बड़े साफ नजर आ रहे थे। बर्तन धोने के बाद वो कमरे में आकर चटाई बिछा दी और बोली, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं चटाई पर आकर लेट गया। बुआ बोली, बेटा, आज तो बड़ी गर्मी है, कहकर उन्होंने अपनी साड़ी खोल दी और बगल में आकर उस तरफ करवट करके लेट गईं। थोड़ी देर बाद बुआ जी ने करवट बदली तो मैंने तुरंत आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद बुआ जी उठी और मकान के पीछे चल पड़ी। मैं उत्साह के कारण मकान की खिड़की पर गया। खिड़की बंद थी, लेकिन उसमें एक सुराख था। मैं सुराख पर आंख लगाकर देखा तो मकान का पिछला भाग साफ दिखाई दे रहा था। बुआ वहां बैठकर करने लगी। उसके बाद उठकर मकान के अंदर आने लगी। फिर मैं तुरंत ही अपनी स्थान पर आकर लेट गया। बुआ जी जब वापस मकान में आई तो मैं भी उठकर पिछली तरफ टॉयलेट करने चला गया। मैं जानबूझकर खिड़की की तरफ टॉयलेट करने लगा। मैंने महसूस किया कि खिड़की थोड़ी खुली हुई थी और बुआ जी की नजर मुझ पर थी। टॉयलेट करके जब वापस आया तो देखा बुआ जी चित लेटी हुई थी। मेरे आने के बाद बुआ बोली, बेटा, आज मेरी कमर बहुत दुख रही है, क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं? उसने कहा, ठीक है, सामने तेल की शीशी पड़ी है, उसे लगाकर मेरी कमर की मालिश कर देना। और फिर वो पेट के बल लेट गई। मैं तेल लगाकर उनकी कमर की मालिश करने लगा। वो बोली, बेटा थोड़ा नीचे मालिश करो। थोड़ी देर मालिश करने के बाद वो बोली, बस बेटा, और लेट गई। मैं भी बगल में आकर लेट गया। अब मेरे दिल और दिमाग में बुआ की कैसे, यह विचार करने लगा। आधे घंटे के बाद बुआ जी उठी और साड़ी पहनकर अपने काम में लग गईं। शाम को करीब 6 बजे हम घर पहुंचे। घर पहुंचकर मैंने कहा, माँ, मैं बाजार जा रहा हूं और 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। यह कहकर मैं बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने बियर की दुकान से बियर की बोतलें ले आया। घर आकर हाथ पैर धोकर केवल लुंगी पहनकर दूसरे कमरे में जाकर बियर पीने लगा। 1 घंटे में मैंने 4 बोतलें बियर पी ली थीं और बियर का नशा हावी होने लगा था। इतने में बुआ जी ने खाने के लिए आवाज लगाई। हम सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं सिगरेट की दुकान जाकर सिगरेट पीने लगा। जब वापस आया तो आंगन में सब बैठकर बातें कर रहे थे। मैं भी उनकी बातों में शामिल हो गया और हंसी मजाक करने लगा। बातों बातों में बुआ जी माँ से बोली, भाभी, सूर्य बेटा अच्छी मालिश करता है। आज खेत में काम करते करते अचानक मेरी कमर में दर्द उठा तो इसने अच्छी मालिश की और कुछ ही देर में मुझे आराम आ गया। माँ हंस पड़ी और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। मैं कुछ नहीं कहा और सिर झुका लिया। मालिश के लिए माँ उत्तेजित हुई। आधे घंटे के बाद बहन और बुआ सोने चली गईं। मैं और माँ इधर उधर की बातें करते रहे। करीब रात 11 बजे माँ बोली, बेटा आज तो मेरे पैर दुख रहे हैं, क्या तुम मालिश कर दोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप केवल सूखी मालिश करवाओगी या तेल लगाकर? माँ बोली, बेटा, अगर तेल लगाकर करोगे तो आसानी होगी और आराम भी मिलेगा। सूर्य, ठीक है, लेकिन सरसों का तेल हो तो और भी अच्छा रहेगा और जल्दी आराम मिलेगा। फिर माँ उठकर अपने कमरे में गई और मुझे भी अपने कमरे में बुला लिया। मैंने कहा, आप चलिए, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। मैं जब टॉयलेट करके उनके कमरे में गया तो देखा माँ अपनी साड़ी खोल रही थी। मुझे देखकर बोली, बेटा, तेल के दाग साड़ी पर ना लगे इसलिए साड़ी उतार रही हूँ। माँ ने शरीर पर टॉवल लपेट रखा था। माँ ने तेल की शीशी मुझे देकर बिस्तर पर लेट गई। मैं भी उनके पैर के पास बैठकर उनके पैर से थोड़ा ऊपर किया और तेल लगाकर मालिश करने लगा। माँ बोली, बेटा, बड़ा आराम आ रहा है, जरा पिंडली में जोर लगाकर मालिश करो। मैंने फिर उनका दायां पैर अपने कंधे में रखकर पिंडली में मालिश करने लगा। उनका एक पैर मेरे कंधे पर था और दूसरा नीचे था। जरा और ऊपर मालिश करो। मैं अब पिंडली के ऊपर मालिश करने लगा। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर मालिश करने लगा और मालिश करते करते मेरी उंगलियां कभी कभी उनकी तेज मालिश करती थी। जब भी मेरी उंगलियां उनके शरीर को स्पर्श करती तो उनको बहुत गुदगुदी होती। मैंने उनकी ओर देखा तो माँ की आंखें बंद थी। मैं
उनकी मालिश करते करते कब उनके साथ वो सब होने लगा पता ही नहीं चला।